न्यूज़ एट 12:30 में बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की जो वार्ता है, तनाव कम करने की ये कोशिशें की जा रही हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर 5वें दौर के बीच बैठक है, बातचीत है। ये एलएसी पर तीनों सेक्टर्स में ताकत बढ़ा रहा है चीन। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच गतिरोध को 90 दिन हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर लगातार तनातनी जारी है। ऐसे में भारत और चीन के बीच कोर्प्स कमांडर लेवल की 5वीं बातचीत आज एलएसी के नजदीक माल्डो में शुरू हुई। आपको बता दें कि चीन के हिस्से वाला मीटिंग पॉइंट है। भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू जिन इस बातचीत में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। यहां कुछ मिलिट्री कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि चीन एलएसी पर तीनों सेक्टर्स में सैनिक और हथियार जमा कर रहा है। ये पश्चिमी लद्दाख, मध्यम में उत्तराखंड और हिमाचल से लगने वाली सीमा और पूर्व सिक्किम और अरुणाचल में लगने वाली सीमा, और इसी के साथ ही चीन उत्तराखंड में लिपुलेखा पास एरिया में भी सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। यहां नेपाल, भारत और चीन की सीमा मिलती है। ये कालापानी घाटी का हिस्सा है। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में, इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। तनाव कम करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। ये 5वीं बैठक होगी भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, 5वें दौर की बातचीत सैन्य स्तर की भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से एक ही बात पे सहमति जताई जा रही है कि आखिरकार जिस तरह से तनाव बना था वो किस प्रकार से कम किया जाए। इसी को लेकर आज भी जो है मीटिंग हुई है और यही कहा गया है कि आने वाले समय में जिस तरह से हालात बने थे ऐसे हालात दोबारा न बने। हालांकि जिस तरह से गलवान घाटी के अंदर झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ, तो चाइना के जवानों को ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके 100 के करीब जो है जवान मारे गए थे और उसके बाद चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटा था। और अब इसी चीज को लेकर बार बार मीटिंग जो है वो कमांडर लेवल की हो रही है कि आने वाले दिनों में तनाव किस प्रकार से कम किया जाए। इसी को लेकर चर्चा जो है वो आज भी चली और यही सहमति जताई जा रही है कि तनाव जो है वो उसको कम किया जाएगा आने वाले दिनों में। जी रविंद्र श्रीवास्तव, अगर 14 जुलाई की बात की जाए तो जो ये कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, इसमें तय किया गया था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी 2 राउंड की बातचीत हुई। और पहली मोल्डो में जो बातचीत हुई थी, फिर चुशूल में बातचीत हुई, लेकिन गतिरोध जारी रहा और दोनों ही सेनाएं पीछे नहीं हटी। और उसके बावजूद भी अभी भी पूरी तैयारी की जा रही है। चीन की ओर से सैनिकों को लाया जा रहा है, हथियारों को लाया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरह से तनाव बना था उसको लेकर दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, क्योंकि चाइना की तरफ से हिमाकत की गई थी। एक उसकी विस्तारवादी नीति जो है वो सामने आई थी चाइना की, जिसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की थी, क्योंकि भारत के भी 20 जवान शहीद हुए थे और 100 के करीब जो है जवान चाइना का मारा जा चुका था। और कहीं ना कहीं चाइना के जो सैन्य शक्ति है या चाइना के जवान है उनमें कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो था वो गिरा था, क्योंकि उनको नुकसान ज्यादा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हालात
सामान्य हो रहे हैं। हालांकि कमांडर लेवल की 2 बार जो है बैठक हो चुकी है, कोर कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है। उस समय तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं और इसी के चलते लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। हालांकि चाइना की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी चीनी बाई बाई वाली नीति जो है वो शुरू से अपनाता रहा है और इसी वजह से लगातार जिस तरह से चाइना कहता कुछ और करता कुछ है, इसी वजह से अभी जो है बैठकों का दौर जो है वो इसी वजह से चलाया जा रहा है ताकि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जा सके, क्योंकि चाइना भी समझता है कि भारत अब एक शक्ति बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार जो है, भारत के अंदर जो सरकार है वो एक सुदृढ़ सरकार है, मजबूत सरकार है। इसी की वजह से चाइना लगातार बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहा है जी। लेकिन तीनों सेक्टर्स में चीन लगातार हरकत बनाए हुए हैं। जी देखिए, चाइना, मैंने जैसे पहले कहा कि चाइना के ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि गलवान घाटी में जिस तरह से हुआ था, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ लगती सीमा पर भी इसी प्रकार से चाइना की हरकतें हुई थी, लेकिन वहां पर भी जब कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई तो कहीं ना कहीं चाइना ने ये समझा कि यहाँ पर अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। हालांकि तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इसी वजह से लगातार जो है वो बैठकों का दौर जो है वो जारी किए हुआ है जी। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कोर कमांडर स्तर की 5वीं बैठक का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। And all the others who had worked on, giving the outlines for the future for the education of the country, and whatever observations we have are not to be interpreted as a criticism of their good work. However, on behalf of the Indian National Congress, while complimenting them, we have certain observations and concerns about the timing of the release of the national education policy. The country is going through a great crisis. The pandemic doesn't seem to be abating in any manner, and it is only seems to be increasing. All the schools and other educational institutions are shut. At such a time, without wider consultations, without even listing it adequately on the website, this seems to have been thrust on the country. I hope that eventually when it is debated in Parliament, at least, there will be wider consultations. It would be brought to the suitable parliamentary committees and there would be an adequate debate in Parliament. While criticizing the राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की गई है और राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है जब गलत तरीके से नेताओं को हिरासत में लेते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि यही सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वे कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। साथ ही सरकार पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत का लोकतंत्र तब क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार गैरकानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बना रही थी। ये सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को बढ़ा दिया गया था। वो अब 3 महीने और नजरबंद रहेंगी।
पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से महबूबा मुफ्ती नजरबंदी में थी और पिछले दिनों रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म किए थे। इस दौरान सरकार ने वहां के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया था। उस समय सज्जाद लेने के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य राजनेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। पिछले दिनों अन्य नेताओं को भी हिरासत से रिहा किया गया, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट वॉर लगातार जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कभी कोरोना वायरस को लेकर, भारत चीन मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी या फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस नेता ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। साथ ही सरकार पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत का लोकतंत्र तब क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार गैर कानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बना रही थी। यही सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वे कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन के बीच तनाव पर भी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। वहीं यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संजीत यादव अपहरण और मर्डर केस में को लेकर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। उन्होंने सख्त रवैया अपना लिया है। जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया गया है। सीएम ने मामले में जांच की सिफारिश की है। संजीत के परिजनों ने सीबीआई जांच का अनुरोध किया था, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर के संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संजीत यादव के परिजनों के अनुरोध पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। कानपुर के बर्रा से लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत एएसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ बर्रा मनोज गुप्ता समेत 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। संजीत यादव के अपहरणकर्ताओं ने 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडू नदी में फेंक दी थी। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी वसूल ली थी। वहीं इस मामले पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। आपको बता दें कि मामले में परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच की सिफारिश की है। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और उसके बाद हत्या के प्रकरण में
प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच कराए जाने का निर्णय लिया है। पीड़ित परिवार ने रविवार को कानपुर में शास्त्री चौक पर धरना शुरू कर दिया। पुलिस अभी तक संजीत का शव पांडु नदी से बरामद नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि पुलिस की ये प्रशासन पर यहां पर सवालिया निशान लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के संजीत यादव अपहरण और हत्या केस में अब सीबीआई जांच होगी। जी, जिस तरीके से आपको बता दूं सलोनी, ये पूरा मसला चला हुआ है 22 जून को। जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन जो संजीत यादव, उनका अपहरण करने के फिरौती मांगने के बाद उनके दोस्त जो साथी थे, उन्होंने साथ मिलकर जो एक पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो इस के बाद जिस तरीके से ये मसला यूपी की सरकार के लिए जिसने नाक में दम कर दिया था, तो अब खुद ही कानपुर के बहुचर्चित संजीत अपहरण और हत्याकांड की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई से करवाने का फैसला ले लिया है। और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए एक राहत भरी खबर भी है। इस पे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जो है ये जानकारी दी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि संजीत के परिवार ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने की मांग की थी सलोनी। और उसके बाद जो है प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। और आपको बता दें कि अभी तक संजीत का शव भी बरामद नहीं हुआ है। संजीत के शव की तलाश पिछले 12 दिनों से जिस तरीके से पुलिस लगातार कर रही है। और आपको ये भी बता दूं सलोनी कि ये पूरा मामला जो है वो कानपुर के बर्रा से है। जो 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का जो 28 साल जिसकी लगभग उम्र बताई जाती है, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मामला सारा दर्ज हुआ है, तो उसकी अपहरण कर फिरौती के लिए उसके दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर इस ठीक है सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, सीबीआई जांच होगी अब संजीत यादव अपहरण केस में? देखिए, सीधे तौर पे कानपुर में जिस तरीके से संजीत यादव का किडनैपिंग और मर्डर हुआ, उसके बाद में अभी तक उसका शव नहीं बरामद हुआ है और लगभग 12 दिन हुए। ऐसे में परिवार जो है वो धरने पर बैठ गया है। और साफ तौर पे कल संजीव के पिता ने एक बात कही थी कि अगर संजीव का शव नहीं बरामद हुआ तो वो परिवार सहित आत्महत्या करेंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार चिंतित है। और जिस तरीके से इस मामले में विपक्ष उंगली उठा रहा है, उसको देखते हुए सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच की को हरी झंडी दी है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीधे तौर पे परत दर परत इसकी खोली जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही निकल करके सामने आई है, जिस तरीके से उसका अपहरण होता है और उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्यशैली पर। और जो 12 दिन बीत चुके हैं उसका शव नहीं बरामद हो रहा, उसको लेकर के जो परिवार चिंतित है, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। उसको भी लेकर के विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर था। और आज योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एजी अतुल नंदा की पत्नी रमीजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी और वर्तमान परिस्थितियों को कारण बताया है। अतुल नंदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी हैं। अतुल नंदा की पत्नी का इस्तीफा चर्चा का कारण बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपना इस्तीफा दिया है। एजी अतुल नंदा की पत्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी और वर्तमान परिस्थितियों को कारण बताया गया है। अतुल नंदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी बताए जा रहे हैं। अतुल नंदा की पत्नी का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपना इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एजी नंदा की पत्नी ने इस्तीफा दे दिया है। अतुल नंदा
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी हैं। अतुल नंदा की पत्नी का इस्तीफा चर्चा का कारण बन गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। निजी और वर्तमान कारणों की वजह से अतुल नंदा की पत्नी ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। रमीजा हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर डीटीसी की सभी बस चलेंगी। मास्क लगाना लेकिन अनिवार्य भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि रक्षाबंधन के दिन अपने बेड़े की सभी बसों को सड़कों पर उतारेगी। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की अनुसार महामारी कोविड-19 को मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बसों को उन्हीं स्थानों से ले जाया जाएगा जहां पर बस सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बस टर्मिनलों पर समय से बस परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी डीटीसी की ओर से दिए गए हैं। बसों में सफर के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस समय दिल्ली में डीटीसी की सभी बसें नहीं चल पा रही हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए रक्षाबंधन के दिन यानी सोमवार को सभी बसें चलेंगी। दिल्ली सरकार की सभी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त रहेगी। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।